हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में हम इस पे देखेंगे। इससे पहले जितने भी पार्ट हो चुके हैं हेल्थ के या फिर अलग अलग टॉपिक्स भी हमने कवर की है, जैसे कि पॉलिटी, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इनसे रिलेटेड इन सब के लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप दे सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे मेडिसिन थे जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए असाइन किए गए थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अपनी गवर्नमेंट हो गई, या फिर डिफरेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट और भी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट है, या फिर डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुछ मेडिसिन है जिनको प्रिस्क्राइब किया गया और कहा गया कि इन मेडिसिन को यूज किया जा सकता है किसी भी आपको जो कुछ ऐसे केसेस जो सीवियर केसेस हैं, या फिर रिस्ट्रिक्टेड यूज उनका किया जा सकता है, यानी कि ये मेडिसिन या तो यूज किए जा सकते हैं, इनका पोटेंशियल है कोविड-19 के यूज में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मेडिसिन देखते हैं रेमडेसिविर। ये भी काफी न्यूज में रहता है, कॉमन मेडिसिन है जिसका यूज होता रहता है और हमेशा न्यूज में भी रहता है। मेनली रेमडेसिविर जो देखेंगे, इसका डेवलपमेंट या इसको बनाया गया था 2016 में, और मेनली इस ये बनाया गया था किसके लिए? इबोला के लिए। इबोला डिजीज जो खास करके अफ्रीका में काफी फेमस है, ये उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, ये एक एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि वायरस के अगेंस्ट ये काम करता है। तो ये भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। सेकेंड देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी इट इज नॉट एक्चुअली मेडिसिन, ये एक मेथड है ट्रीट करने का। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया एक्सटेंसिवली। तो प्लाज्मा का भी यूज होता है कि जो सीवियर पेशेंट है कोविड-19 के, उनके लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा निकाले जाते हैं जिन ह्यूमन बीइंग के ब्लड से, वो ह्यूमन बीइंग जिनको पहले कोविड-19 हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं, उन्हीं का प्लाज्मा इसमें यूज होगा। इसमें कॉमन जिनको कोविड-19 नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के प्लाज्मा का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है, यानी कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। मेनली इसका यूज किस लिए होता है? जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स होते हैं, या आइज प्रॉब्लम्स, या रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये किसके अगेंस्ट में काम करेगा? ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, और इसका भी यहाँ पर यूज है। देखिए, ये सारे डिजीज जो होते हैं, ये सारे जो मेडिसिन होते हैं, ये कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली इसी मेडिसिन से वो ठीक होगा, क्योंकि कोविड-19 का कोई क्योर नहीं है, इसका कोई एक्सक्लूसिव मेडिसिन ही नहीं है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। जो सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, उसको टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तोसिलीजुमैब। तोसिलीजुमैब ये अर्थराइटिस में यूज किया जाता है। अर्थराइटिस में क्या होती है कि बॉडी जो होती है थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, जैसे कि फ्लेरोसिस होता है, जिसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं हिंदी में, कुछ उसी तरीके का अर्थराइटिस भी होता है। इतोलिजुमैब ये स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं फाविपिराविर। ये इन्फ्लुएंजा के लिए यूज होता है, जिसमें फ्लूज वगैरह ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो फ्लूज में होते हैं, यानी कि फीवर वगैरह। तो ये इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए फेविपिराविर यूज होता है। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला मेडिसिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये इसका प्रोडक्शन इंडिया सबसे ज्यादा करता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस मेडिसिन का इंडिया में किया जाता है। तो यूएसए ने भी कोविड-19 के समय पे इंडिया से ये डिमांड किया था, तो ये काफी न्यूज में भी रहा था। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये मेनली यूज होता है किस चीज के लिए? एंटी मलेरियल ड्रग है ये, यानी मलेरिया जो डिजीज होती है उसमें इसका यूज किया जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। नेक्स्ट देखते हैं इवरमेक्टिन। इवरमेक्टिन जो स्केविज होते हैं, या हेडलाइस मतलब जो जुएं होती हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिलारिसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिलारिसिस जैसे मैंने बताया, जिसमें जो पैर होते हैं वो थोड़े से स्प्रेड होता है, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इवरमेक्टिन का यूज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट रिटोनाविर, जिसको लोपिनाविर भी कहते हैं, ये मेनली HIV एड्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और इसके अलावा लास्ट बेटाडीएन4 हाइड्रोक्सी साइटिडीन, जिसको NHC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बेटा-डी-NHC के नाम से भी जानते हैं, जो मेनली इबोला और इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सारी मेडिसिन को वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री या WHO के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया गया कि इन मेडिसिन का यूज रिस्ट्रिक्टेड तरीके से कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है। तो ये सारे मेडिसिन आपको याद रखने हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 3-4 नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए किससे रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
QXR, जीन एक्सपर्ट एंड ट्रूलैब, ये क्या है? ये है डिजीज स्क्रीनिंग डिवाइसेस, जिसे खास करके कोविड के समय पर ये काफ़ी फेमस था। कोविड में भी इसका यूज़ किया जाता है डिजीज कोविड के डिटेक्शन के लिए, जिसका नाम है, ये 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक ही डिवाइस नहीं है। तो QXR, जीन एक्सपर्ट एंड ट्रूलैब। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020। ये ऑर्गेनाइज किया गया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या मिनिस्ट्री के कोलैबोरेटिव अप्रोच से, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इन सारे ने मिलकर इस हैकाथन का ऑर्गेनाइज किया गया था। मेनली इसका पर्पस क्या था? मेनली पर्पस था कि जो SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हम कुछ ड्रग को आइडेंटिफाई कर पाए, और उस ड्रग को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी के द्वारा। इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि जिसमें हम ड्रग की डिस्कवरी मेनली कंप्यूटेशनल मेथड के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल मेथड का क्या हुआ? कंप्यूटेशनल मेथड का मतलब ये होगा जिसमें हम कंप्यूटर्स के यूज करते हैं और एक टारगेटेड ड्रग को हम आइडेंटिफाई करते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। तो जिसका नाम है, इस हैकाथन का नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020। नेक्स्ट देखते हैं बेलियो। बेलियो क्या है? ये कोविड-19 से रिलेटेड इंडिया का पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जो डेवलप किया गया 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। एक है बेलफ्रिक्स, तो इसका फर्स्ट 3 नंबर BEL लिया गया, और योसाइंक, इसका फर्स्ट 2 नेम लिया गया, लेटर्स, जिसको मिला के बेलियो बनाया गया। बेलफ्रिक्स जो है एक MNC कंपनी है, और योसाइंक जो है एक इंडियन स्टार्टअप है। इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 से रिलेटेड इंडिया का पहला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया। इस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर होगा क्या? ये होगा कि जो डेटा इनफॉर्मल तरीके से इकट्ठे किए गए हैं, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च से हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड डेटा हो, इन सारे डेटा को क्या करेगा? वो जो फिजिकली इकट्ठे किए गए हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि बाद में हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे के स्टेप्स को हम ले सकें, ठीक है। तो इंडिया का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है बेलियो। नेक्स्ट सिलिकोसिस, ये एक डिजीज जो सिलिका की वजह से होता है। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग काफी लंबे समय तक लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है उसका सिलिका के साथ, तो इस तरीके की जो प्रिलिमिनरी डिजीज होती हैं, जिसमें सिलिकोसिस भी आता है, ये होता है। मेनली इसमें क्या होता है कि जो लंग होते हैं, वो लंग्स डैमेज होने का यहाँ पर खतरा होता है। तो ये होता है सिलिका के साथ एक्सपोजर की वजह से। क्योर की बात करें तो कोई एक्सक्लूसिव मेडिसिन नहीं है जो सिलिकोसिस को ट्रीट कर सके। तो यहाँ पर अगेन कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं, खास करके इस डिजीज के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन। नेशनल बायोफार्मा मिशन ये एक इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं या मेडिसिन के से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, इन सब का एक कोलैबोरेशन है टू प्रमोट द बायोफार्मा या बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया। 50% फंडिंग वर्ल्ड बैंक से आती है। इंप्लीमेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 पॉइजनिंग हम पढ़ेंगे, एक आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गया, इसके अलावा हम फ्लोरीन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्सेनिक। ये मेनली आर्सेनिक पॉइजनिंग, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ की ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, यानी कि जितना एक सेफ लिमिट होना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम सेफ लिमिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO ग्राउंड वाटर में जो सेफ लिमिट होना चाहिए आर्सेनिक का, वो होना चाहिए आपको 0.01 mg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 0.01 mg कंसंट्रेशन होना चाहिए आर्सेनिक का। दिस इज द परमिसिबल लिमिट, यानी कि मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री के कुछ एरिया और खास करके गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक के कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और उसमें भी हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो आसाम, यहाँ पर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में, यानी कि 2015 से 2020 में आर्सेनिक अफेक्टेड एरिया में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वो भी 145% के हिसाब से। तो नंबर डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि लास्ट 5 साल में ये इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आर्सेनिक की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल डिजीज होते हैं इससे,
कैंसर, स्किन डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे होते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता, लॉजिक रीजनिंग की क्षमता, ये क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये स्टार्ट किया गया WHO के द्वारा। पर्पस क्या था, टू रिव्यू द रिस्पॉन्स ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक को किस तरीके से काउंटर करना है, किस तरीके से उसको स्टेप उठाने हैं, और हम जो स्टेप उठा रहे हैं उससे कितना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना हम इफेक्टिव तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं, इस सारी चीज़ों को रिव्यू करने का काम इस इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के द्वारा किया जाएगा, जो कि WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का हम, फोर्थ पार्ट का। जिस तरीके से आर्सेनिक था उसी तरीके से यहाँ पर फ्लोराइड कंसंट्रेशन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेनली इससे जो बीमारी होती है जिसको हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं, यानी कि टूथ डिके, यानी कि दांत खराब होना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको राजस्थान में। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट, जिस तरीके से आर्सेनिक इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर लास्ट 5 साल में फ्लोराइड जो होता है ये डिक्रीज होता है या डिक्रीज हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स जो होते हैं, भले प्रीलिम्स में भी आपको ये काम देंगे लेकिन मेंस में भी काम देते हैं आपको। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए आपको वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखने के लिए आ गया, तो ये कुछ 1-2 पॉइंट्स होते हैं फैक्ट्स, ये आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नाउ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।